हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आप अभी तक सवेरा कहानी फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्त, आज का एपिसोड शुरू करते हैं। रंजिशे इश्क भाग 21। रनौत मेंशन के डाइनिंग टेबल पर रात के खाने का वक्त हो चुका था। पूरा माहौल अजीब सा भारी लग रहा था। सुलक्षणा जी, विक्रम जी और परिवार के बाकी सदस्य वहां मौजूद थे, लेकिन सबकी नज़रें बार बार एक ही जगह टिक जा रही थी, मृत्युंजय की खाली कुर्सी पर। पिछले 2-3 दिनों से मृत्युंजय घर लौटा ही नहीं था। सुलक्षणा जी के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने धीरे से खाना छोड़ दिया और विक्रम जी की तरफ देखा और बोली, विक्रम, क्या तुम्हारी मृत्युंजय से बात हुई है? पहले भी वो घर कम आता था, लेकिन अब तो हद हो गई है। शादी के बाद लगा था कि सब बदल जाएगा, पर वह तो 2 दिनों से घर आया ही नहीं है। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा है। विक्रम जी ने हाथ का निवाला वापस प्लेट में रख दिया और गहरी सांस ली। विक्रम जी बोले, माँ, अगस्त से मेरी बात हुई थी। वह कह रहा था कि मृत्युंजय ऑफिस में ही रुक रहा है। नए टेंडर और पार्टी की तैयारियां बहुत बढ़ गई है, और सच कहूँ तो घर का माहौल भी ठीक कहाँ है। उन्होंने एक पल रुककर आगे कहा, उस दिन जो हुआ उसके बाद शायद उसे घर आने में झिझक हो रही है। सुलक्षणा जी कुछ बोलती उससे पहले ही विक्रम जी की आवाज़ भारी हो गई। नैना के साथ उसका व्यवहार बिल्कुल सही नहीं है। उस बच्ची को अपने ही भाइयों को बेइज्जत करके घर से निकालना पड़ा, और यह सब मृत्युंजय की जिद और उसकी नफरत की वजह से हुआ। वहाँ खामोशी फैल गई। नैना भी अपने कमरे में बंद है, ना कुछ खा रही है, ना किसी से बात कर रही है। शायद वो भी अंदर ही अंदर टूट रही है। उन्होंने थके स्वर में कहा, और अब तो हद हो गई है। अब महाशिवरात्रि के बाद इतनी बड़ी पार्टी, ऊपर से रघुवंशियों का न्योता। साफ है वह उन्हें नीचा दिखाना चाहता है, लेकिन इस बदले की आग में पिस कौन रही है? नैना, जिसकी कोई गलती नहीं। इतने में अचानक सीढ़ियों से तेज कदमों की आवाज़ आई। मेघा घबराई हुई नीचे भागती हुई आई। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। वह हाँफते हुए बोली, माँ, दादी, नैना, वह नैना को देखिए। गौरी जी का दिल धक से रह गया। वह पूछी, क्या हुआ? साफ साफ बोलो मेघा। मेघा ने कहा, वह कमरे में बेसुध पड़ी है माँ। पूरा शरीर लाल हो गया है, जैसे तेज बुखार या इन्फेक्शन हो। गौरी जी के हाथ से पानी का गिलास गिरकर टूट गया। एक पल भी गवाए बिना सब ऊपर की ओर भागे। कमरे का दृश्य देखकर सबकी चीख निकल गई। नैना बिस्तर के किनारे ढह गई थी। उसका चेहरा तमतमाया हुआ था और त्वचा पर लाल निशान उभर आए थे। उसका शरीर कांप रहा था। गौरी जी उसका सिर गोद में लेते हुए बोली, नैना बेटा, आंखें खोलो। विक्रम जी, जल्दी कीजिए, इसे हॉस्पिटल लेकर चलना होगा। वही मृत्युंजय अपने केबिन की कांच वाली दीवार के पास खड़ा था, हाथ में सुलगती सिगरेट और आंखों में एक अजीब सा खालीपन। बाहर शहर की रोशनी चमक रही थी, पर उसके अंदर अंधेरा और गहरा होता जा रहा था। तभी अगस्त्य ने केबिन में दाखिल होकर सन्नाटा तोड़ा और बोला, तू घर क्यों नहीं जा रहा एमजे? मृत्युंजय बिना मुड़े ठंडी आवाज़ में कहा, कोई नई बात नहीं अगस्त, मैं पहले भी हफ्तों घर नहीं जाता था। अगस्त्य ने कहा, पहले बात कुछ और थी, अब घर पर सब तेरा इंतज़ार कर रहे हैं। अंकल का फ़ोन आया था, वो परेशान है। और नैना, वो भी तो तेरा रास्ता देख रही होंगी। मृत्युंजय के चेहरे पर एक कड़वी और दर्द भरी मुस्कान उभरी। वह बोला, वह मेरा कोई इंतज़ार नहीं करती अगस्त, इसलिए तू फिजूल की चिंता मत कर। काम बहुत है यहाँ, ख़त्म हो जाए तो मैं चला जाऊँगा। सुधार गृह में जिन लोगों को हायर करना है, विपिन ने लिस्ट रेडी कर दी है। उन सब की इंटरव्यू होनी है, तुम देख लेना। अगस्त्य समझ रहा था कि मृत्युंजय खुद को जानबूझकर बिजी कर लिया है ताकि घर न जाना पड़े और नैना से दूरी बनाकर रख सके। वह थकी हुई आवाज़ में पूछा, तू मुझसे कुछ छुपा नहीं सकता है मुझे? क्यों खेल रहा है यह नफरत का खेल? जब तुझे नैना के आंसू, उसकी तकलीफ़ें इतना दर्द देती है, तो फिर क्यों जानबूझकर उसे खुद से दूर कर रहा है? क्या इस रिश्ते में हमदर्दी या प्यार की कोई गुंजाइश नहीं है? मृत्युंजय अचानक पलटा। उसकी आंखों में गुस्सा और बेबसी एक साथ तैर रहे थे। वह बोला, मैं तुझसे कितनी बार कहा हूँ अगस्त्य, मेरी पर्सनल लाइफ से दूर रहा करो। अगस्त्य ने कहा, नहीं रह सकता हूँ दूर।
तेरे हर सही गलत फैसले में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तू जानबूझकर नैना को टॉर्चर करता है ताकि वह तुझसे नफरत करे, पर क्यों? मृत्युंजय चीखते हुए बोला। तो और क्या करूँ? तू अच्छी तरह जानता है कि वह कुणाल से प्यार करती है। 1 साल बाद यह कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा और वह अपने कुणाल के पास चली जाएगी। मैं नहीं चाहता कि जब वो यहाँ से जाए तो उसकी आंखों में मेरे लिए पल भर की भी हमदर्दी हो। मैं चाहता हूँ कि वह मुझसे इतनी नफरत करे कि यहाँ से जाते वक्त उसे पीछे मुड़ कर देखने का दुख ना हो। उसके लिए नफरत पालना आसान होगा और मेरे लिए उसे जाने देना। मृत्युंजय का गला भर आया, पर उसने खुद को संभाला और आगे बोला। तू कहता है कि मैं इस रिश्ते को अपना लूँ? तू भूल रहा है कि मैं विक्टर से वादा कर चुका हूँ कि मैं मोना से शादी करूँगा। मृत्युंजय रनावत अपना वादा कभी नहीं तोड़ता। विक्टर का मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है और मैं किसी का कर्ज लेकर पूरी जिंदगी नहीं जी सकता। इसलिए इस शादी से ना मुझे कोई उम्मीद है, ना मैं चाहता हूँ कि नैना कोई उम्मीद रखे। उसने अपनी सिगरेट एश ट्रे में मसल दी और सिर पकड़कर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। यदि तुझे तेरे सवालों के जवाब मिल गए होंगे तो अब तू यहाँ से जा और अपनी ये इमोशनल बातें बंद कर। मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, मुझे अकेला छोड़ दे। अगस्त की आंखें नम हो गई थी। वह देख सकता था कि दूसरों की जिंदगियों के फैसले लेने वाला मृत्युंजय आज खुद अपनी ही बुनी हुई उलझनों के जाल में फंस गया था। वो समझ गया था कि मृत्युंजय नैना को नफरत की दवा इसलिए पिला रहा है ताकि बिछड़ते वक्त जहर कम लगे, पर वह यह नहीं जानता था कि यह जहर वो खुद भी रोज पी रहा है। तभी अगस्त के फ़ोन की रिंगटोन सन्नाटे को चीरते हुए बजी। स्क्रीन पर मेघा भाभी का नाम चमक रहा था। अगस्त ने कहा, देख, घर से फ़ोन है, मेघा भाभी का। मृत्युंजय कुछ कहता उससे पहले ही अगस्त ने कॉल उठाकर स्पीकर पर डाल दिया। केबिन में मेघा की चीखती और मधवास आवाज़ गूंज उठी। वह बोली, अगस्त एमजे कहाँ है? उसे जल्दी बुलाओ। मेघा की आवाज़ में जो खौफ था उसे सुनकर उसके माथे पर पसीना आ गया। अगस्त ने कहा, भाभी पहले शांत हो जाइए, क्या हुआ है? वहाँ सब ठीक तो है ना? मेघा ने कहा, नहीं अगस्त, नैना अचानक बेहोश हो गई थी। उसका पूरा शरीर तप रहा था और चेहरा एकदम से लाल हो गया था। हम सब उसे लेकर सिटी हॉस्पिटल आए हैं, तुम दोनों जल्दी आओ। बेहोश शब्द सुनते ही मृत्युंजय का पूरा वजूद कांप उठा। जो इंसान अभी पत्थर बना बैठा था वो झटके से अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। पल भर के लिए उसे लगा जैसे उसके सीने की धड़कन रुक गई हो। जिस नैना को वो नफरत से दूर करना चाहता था वो बेहोश है, यह सुनते ही उसके अंदर का सारा गुरूर ढह गया। अगस्त हैरानी और घबराहट में पूछा, क्या? पर अचानक कैसे भाभी? हम अभी वहाँ पहुँच रहे हैं। मृत्युंजय ने ना अगस्त की बात सुनी ना कोई सवाल किया। उसका सिर दर्द जैसे एक झटके में गायब हो चुका था। वह बिजली की तेजी से केबिन का दरवाजा खोलकर बाहर की तरफ भागा। उसकी रफ्तार ऐसी थी कि अगस्त को भी उसके पीछे दौड़ने में मशक्कत करनी पड़ी। पार्किंग लॉट में पहुंचते ही मृत्युंजय ने अपनी कार का इंजन ऐसे स्टार्ट किया जैसे वह मौत से रेस लगाने जा रहा हो। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चेहरा घूम रहा था, नैना का। दोनों सिटी हॉस्पिटल के गलियारों में लगभग दौड़ते हुए पहुंचे। इमरजेंसी वार्ड के बाहर सन्नाटा था। मृत्युंजय को देखते ही गौरी जी और विक्रम जी उसके करीब आए। तभी मृत्युंजय हाँफते हुए व्याकुलता के साथ पूछा, क्या हुआ है नैना को? वो ठीक तो है ना? तभी इमरजेंसी का दरवाज़ा खुला और डॉक्टर बाहर आए। मृत्युंजय ने आओ देखा न ताओ डॉक्टर को सवालों के घेरे में ले लिया। डॉक्टर ने कहा, शांत हो जाइए मिस्टर रनावत, पेशेंट अब खतरे से बाहर है, घबराने की बात नहीं है। उन्हें एक बहुत ही गंभीर एलर्जी रिएक्शन हुआ था। शायद किसी खाने की चीज़ ने बुरी तरह रिएक्ट किया था, जिनकी वजह से उनकी बॉडी लाल पड़ गई थी और वो बेहोश हो गई। डॉक्टर की बात सुनते ही वहाँ मौजूद सबके चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए थे। मेघा और गौरी जी एक दूसरे को देखने लगे। मेघा हैरानी से बोली, एलर्जी? पर यह कैसे मुमकिन है? नैना तो पिछले 2 दिनों से अपने कमरे से निकली ही नहीं थी, उसने कुछ खाया ही नहीं, तो फिर रिएक्शन कैसा? गौरी जी ने तुरंत मेघा को टोकते हुए बात संभालने की कोशिश की, क्योंकि वो जानती थी कि अगर मृत्युंजय को पता चला कि नैना 2 दिनों से भूखी थी तो वह और भी भड़क जाएगा।
गौरी जी ने कहा। छोड़ न मेघा, अब इतना सोचने की क्या बात है। हो सकता है कि जब हम सब अपने कमरे में रहे हो तब वो भूख लगने पर नीचे आई हो और कुछ उल्टा सीधा खा लिया हो, उसकी वजह से रिएक्शन हो गया होगा। उसने गौरी जी की बात पर सिर हिला दिया, लेकिन मृत्युंजय खामोश था। पर उसकी नज़रें डॉक्टर के चेहरे पर जमी थी। अचानक उसके चेहरे पर एक बहुत ही खतरनाक और तिरछी मुस्कान उभरी। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जिसे देखकर अगस्त्य भी सहम गया। मृत्युंजय समझ गया था कि यह कोई मामूली फूड रिएक्शन नहीं है। वह नैना को अच्छे से जानता था। वह लड़की इतनी लापरवाह नहीं थी कि कुछ भी खा ले। मृत्युंजय ने एक गहरी और ठंडी सांस ली। एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ वह बोला, आप सब घर जाइए। डॉक्टर ने नैना को सुबह तक यही अंडर ऑब्जर्वेशन रखने को कहा है, तो मैं यहीं रुकूंगा। अगस्त्य, तुम सबको घर छोड़ दो। अगस्त्य जानता था कि इस वक्त मृत्युंजय से कोई भी सवाल करना बेकार है। उसने शांति से सिर हिलाया और परिवार के बाकी सदस्यों के साथ बाहर निकल गया। मेघा और गौरी जी का मन नहीं मान रहा था, पर मृत्युंजय के आगे वे कुछ बोल नहीं सकी। जब हॉस्पिटल के उस वीरान गलियारे में सन्नाटा छा गया, तब मृत्युंजय ने धीरे से नैना के केबिन का दरवाज़ा खोला। नैना बेड पर बेसुध पड़ी थी। उसका गोरा चेहरा अभी भी उस रिएक्शन की वजह से हल्का सुर्ख था। मृत्युंजय कमरे के कोने में रखे सोफे पर इत्मीनान से बैठ गया। उसने अपनी जैकेट उतारकर बगल में रखी और जेब से सिगरेट निकालकर सुलगा ली। अस्पताल के नियम उसके लिए मायने नहीं रखते थे। धुएं का एक गहरा कस लेते हुए उसने अपनी नज़रें नैना के चेहरे पर टिका दी। तभी नैना की हाथों में हल्की सी जुम्बिश हुई। वहीं त्रिशा के कमरे में सन्नाटा था, लेकिन उसके भीतर का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। मृत्युंजय की आवाज़, उसकी आंखों की वो नफरत और उसकी धमकियाँ त्रिशा के कानों में किसी खौफनाक संगीत की तरह गूंज रही थी। तभी रणविजय जी उसके कमरे में आए। त्रिशा के चेहरे की रंगत उड़ गई थी। रणविजय जी वह टूटे हुए और बेबस नजर आ रहे थे। वह धीमी और भराई आवाज़ में बोले, त्रिशा, आज मृत्युंजय मेरे थाने आया था कुछ घंटे पहले। फ्लैशबैक। रणविजय जी के कदम आज भारी थे। वर्दी का जो रौब कभी उनकी पहचान हुआ करती थी, आज वह बोझ जैसा महसूस हो रहा था। जैसे वो पुलिस मुख्यालय पहुंचे, उनके कर्मचारियों ने हमेशा की तरह खड़े होकर उन्हें सैल्यूट किया, लेकिन रणविजय जी ने किसी की तरफ देखा तक नहीं। उनकी नज़रें झुकी थी और वो सीधे अपने प्राइवेट केबिन की तरफ बढ़ गए। जैसे ही उन्होंने केबिन का दरवाज़ा खोला, अंदर का नज़ारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। मृत्युंजय रनावत वहाँ पहले से ही मौजूद था। वह बड़े आराम से रणविजय जी की ही मुख्य कुर्सी के सामने वाले सोफे पर पैर चढ़ाए बैठा था, जैसे वही उसी केबिन का मालिक हो। उसके चेहरे पर वही चिर परिचित खौफनाक शांति थी। रणविजय जी अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ तो गए, लेकिन उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि सामने बैठे उससे नज़रें मिला सके। मृत्युंजय ने मेज़ पर रखी उनकी नेम प्लेट को गौर से देखा, जिस पर पुलिस कमिश्नर लिखा था। उसके चेहरे पर एक तिरछी और जहरीली मुस्कान उभरी। धीमी लेकिन कड़क आवाज़ में बोला, कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर। सुनने में बहुत शानदार लगता है। वैसे आपने तरक्की बहुत तेज़ी से की है रणविजय जी। जहाँ तक मुझे याद है, 20 साल पहले तक तो आप महज एक मामूली इंस्पेक्टर थे, लेकिन इन 2 दशकों में आपने आसमान छू लिया। उसने अपनी कुर्सी पर थोड़ा आगे झुकते हुए रणविजय जी की आंखों में अपनी ठंडी नज़रें गाड़ दी। बेशक यह तरक्की भी खैरात में ही मिली होगी। आखिर रघुवंशियों को नाम की खैरात जो मिलती है, उसके बदले में सिस्टम भी उनके कदमों में झुक जाता है। क्यों कमिश्नर साहब, सही कहा ना। रणविजय जी की मुठिया भिज गई। वह कांपती हुई लेकिन गंभीर आवाज़ में बोले, यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हो मृत्युंजय? यह मेरा दफ्तर है, कोई खेल का मैदान नहीं। मृत्युंजय ने कहा, खेल तो आपने 20 साल पहले खेला था कमिश्नर साहब, मैं तो बस उसका क्लाइमेक्स लिखने आया हूँ। रणविजय जी के केबिन के अंदर का तापमान जैसे अचानक गिर गया था। वह अपनी आवाज़ को जितना हो सके स्थिर रखने की कोशिश की, पर उनकी आंखों की पुतलियाँ काँप रही थी। वो गंभीरता से बोले, तुम्हारा यहाँ आने का मकसद जान सकता हूँ। यह एक पुलिस कमिश्नर का केबिन है, यहाँ हर चीज़ रिकॉर्ड होती है। मृत्युंजय ने एक हल्की और डरावनी हंसी हंसते हुए अपनी कुर्सी और करीब खिसकाई।
वह रणविजय जी के बिल्कुल सामने बैठ गया। उसकी नज़रें उनके चेहरे के बदलते रंगों को पढ़ रही थी। वह बेहद सर्द आवाज़ में बोला, मकसद साफ है कमिश्नर साहब, मैं यहाँ आपको एक मौका देने आया हूँ अपने गुनाह धोने का। सोचा गंगा जाने की जहमत क्यों उठाए, जब प्रायश्चित की चाबी मेरे पास है। रणविजय जी की आंखें सिकुड़ गई। उन्होंने मेज पर रखे अपने हाथों को आपस में भींच लिया। मृत्युंजय ने कहा, अब इतने नादान मत बनिए कमिश्नर साहब कि मेरे लफ्ज़ों के पीछे छिपी आग को ना समझ सके। मैं यहाँ आज से 20 साल पुराना वह केस खुलवाने आया हूँ, वही केस जिसने मुझे द ग्रेट एमजे बनाया। रणविजय जी के माथे पर पसीने की बूंदें चमक उठी। उनका गला सूख चुका था और वर्दी के अंदर का इंसान बुरी तरह काँप रहा था। उन्होंने काँपती हुई आवाज़ में मेज पर झुकते हुए विनती भरे लहजे में कहा, देखो मृत्युंजय, जो हुआ उससे बदला नहीं जा सकता। मैं मानता हूँ अतीत में बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन अगर फिर से यह केस खुला तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मुझे अपनी चिंता नहीं है, पर बात को समझो, नैना का इस सब में कोई दोष नहीं है। अगर उसे सच पता चला तो वह टूट जाएगी। उसे रघुवंशियों की खून से नफरत हो जाएगी। वह यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मृत्युंजय के चेहरे पर एक सर्द और जानलेवा मुस्कान उभरी। उसने अपनी कुर्सी को पीछे की तरफ झुलकाया और ठंडी नज़रों से उन्हें देखा। खेल खेलना आज भी आपकी फितरत है कमिश्नर साहब। आप इस वक्त भी अपनी मासूम बेटी का नाम लेकर मुझे ब्लैकमेल करना चाह रहे हैं। आपको लगता है मुझे फ़र्क पड़ता है कि आप लोगों से वो नफ़रत करे या ना करे? बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि उसे पता चले कि जिस रघुवंशी विरासत पर वो नाज करती है, उसकी नींव एक 8 साल के बच्चे की चीखों पर रखी गई है। केस तो आपको खोलना ही होगा, वरना मैं अपनी फाइलें खोलने के लिए आज़ाद हूँ। फिर मृत्युंजय कुछ सोचते हुए रुका और उसकी आंखें और भी खतरनाक हो गई। वैसे आपकी दूसरी बेटी नैरा? अभी मृत्युंजय ने उसका नाम लिया ही था कि नैरा का नाम सुनते ही रणविजय जी के जैसे प्राण सूख गए। वो मेज की तरफ झुकते हुए लगभग किरकिराने लगे। मृत्युंजय ने उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं चाहता तो नैना की जगह नैरा को चुन सकता था, लेकिन मैंने उसे छोड़ दिया। पता है क्यों? क्योंकि 20 साल पहले आपने मुझे जेल पहुंचाकर कम से कम मुझे जिंदा रहने का मौका तो दिया था। ये उसी का एहसान समझ लीजिए, वरना मृत्युंजय रनावत किसी को बर्बाद करने से पहले एक बार भी नहीं सोचता। याद रहे, नैरा अब भी मेरे निशाने पर है और मेरे मूड का मुझे खुद नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। रणविजय जी की आवाज़ में गुस्से और दर्द का मिला जुला गुबार था। उन्होंने अपनी मेज पर हाथ मारते हुए कहा, तुम इतना घटिया कैसे सोच सकते हो? तुम मेरी दूसरी बेटी नैरा को निशाना बनाओगे? क्या नैना को अपनी नफरत की बलि चढ़ाना कम था? मृत्युंजय के चेहरे पर एक सर्द और बेजान मुस्कान तैर गई। उसने अपनी कुर्सी से उठते हुए कोट के बटन बंद किए और रणविजय जी की आंखों में झांकते हुए बोला, अपने दिल पर ज़्यादा जोर मत दीजिए। मुझे नैना का नाम लेकर इमोशनल करने की कोशिश तो बिल्कुल मत कीजिए। नैना भी अब मेरे लिए सिर्फ एक मोहरा है और मेरी अगली मोहरा नैरा हो सकती है, अगर आप इस केस को दोबारा खोलने से पीछे हटे। मैं आपको सोचने का वक्त दे रहा हूँ कमिश्नर साहब, अपनी वर्दी बचानी है या अपनी बेटियाँ? यह फैसला अब आपके हाथ में है। मृत्युंजय जैसे ही दरवाजे की तरफ गया, अचानक उसके कदमों की आहट रुक गई। केबिन में एक भारी सन्नाटा छा गया। उसने धीरे से पीछे पलटकर रणविजय जी को देखा, जो अपनी कुर्सी पर सिर झुकाए दोनों हाथों से अपना माथा पकड़े हार चुके इंसान की तरह बैठे थे। मृत्युंजय की आंखों में नफरत की आग के बीच अचानक एक धुंधली सी याद कौंधी। उसने अपनी आवाज़ को धीमा पर बेहद कड़वा करते हुए कहा, इस मौसम से मुझे अचानक कुछ याद आ गया। आपने मेरी बहन के सिर पर हाथ रखकर कहा था कि आप उसके पिता समान हैं, उसके साथ कभी गलत नहीं होने देंगे। रणविजय जी ने झटके से अपना सिर उठाया और फटी फटी आंखों से उसे देखा। वह पुरानी याद किसी जहरीले नस्तर की तरह उनके सीने में उतर गई। मृत्युंजय के चेहरे पर कड़वी मुस्कान थी। आपने अपना वादा नहीं निभाया कमिश्नर साहब, लेकिन अब कम से कम एक पुलिस अफसर होने का फ़र्ज़ निभा लीजिए, ताकि जिस दिन आप सबकी असलियत आपके बच्चों के सामने आए तो कम से कम आप उनसे नज़रें मिला सके।
खुद को इतना भी मत गिराइए कि आपके पास अपनी औलादों के लिए कोई जवाब न बचे। उसने केबिन का हैंडल पर हाथ रखा और एक आखिरी बार पीछे देखा। मृत्युंजय ने कहा, एक बात याद रखिए, फाइल तो आपको खोलनी ही होगी। अब पूरी दुनिया रघुवंशियों का वो काला सच जानेगा। यह कहते हुए मृत्युंजय की पथरीली आंखों में दर्द की एक हल्की सी नमी तर गई। वह सख्त चेहरा पल भर के लिए उसी 8 साल के बच्चे में तब्दील हो गया जिसने अपनी आंखों के सामने सब कुछ राख होते देखा था। इन 20 सालों में एक पल भी ऐसा नहीं गुजरा था जब उसने उस भयानक अतीत को दोबारा न जिया हो। वह हर सांस के साथ उस दर्द को महसूस करता था। बिना किसी और शब्द के वह तेजी से केबिन से बाहर निकल गया। पीछे छोड़ गया तो बस रणविजय जी का कांपता हुआ वजूद और उनकी रूह पर लगा हुआ दाग। रणविजय जी की बात सुनकर त्रिशा की आंखों में डर समा गया। उसने कांपती आवाज़ में कहा, भैया, वो मेरे भी ऑफिस आया था। वह मुझ पर भी प्रेशर डाल रहा है। वो चाहता है कि उस केस को मैं खुद लीड करूं। उसने मुझे ब्लैकमेल किया है कि अगर मैंने मना किया तो वो नैना को बर्बाद कर देगा। रणविजय जी ने चौंक कर त्रिशा की ओर देखा। क्या वो तुम्हें भी नहीं छोड़ा? त्रिशा, वो लड़का पागल हो चुका है। वो जानता है कि अगर वो केस खुला तो धूल उड़ते उड़ते पिताजी तक पहुंच जाएगी। त्रिशा बेड के किनारे बैठ गई और अपना सिर पकड़ लिया। यही तो वो चाहता है भैया। उसने बहुत गहरी बिसात बिछाई है। हम चारों तरफ से घिर चुके हैं। एक तरफ पिताजी का डर है, अगर उन्हें पता चला कि मृत्युंजय हमें ब्लैकमेल कर रहा है तो वह नैना को बर्बाद कर देंगे। और दूसरी तरफ हमारा अपना डर, अगर वह 20 साल पुराना सच बाहर आया तो हमारे बच्चे हमसे नफरत करने लगेंगे। नैना, मेरी नैना तो कभी मुझे माफ़ भी नहीं करेगी। तभी मीरा जी कमरे में दाखिल हुई। उन्होंने पीछे मुड़कर कमरे का दरवाज़ा बंद किया और सीधे उनकी आंखों में देखकर अपनी बात रखी। वह बोली, इन सारी मुश्किलों का सिर्फ एक ही रास्ता है। हमें अपने बच्चों को सच बता देना चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि मृत्युंजय कौन है और हमारे रघुवंशी खानदान ने उसके मासूम बचपन के साथ क्या किया है। जैसे ही मीरा जी के लबों से ये बात निकली, रणविजय जी और त्रिशा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके चेहरे पर खौफ और गुस्से का मिला जुला भाव उभर आया। रणविजय जी दहाड़ते हुए बोले, मीरा, तुम्हारा दिमाग ठिकाने तो है? यह क्या कह रही हो तुम? अगर बच्चों को सच पता चला तो वो हमसे नफरत करेंगे। वह इस घर की दहलीज को पार कर जाएंगे और कभी मुड़कर हमें नहीं देखेंगे। क्या तुम चाहती हो कि हम अपने ही बच्चों को खो दें? त्रिशा भी कांपती आवाज़ में बोली, भाभी, भैया ठीक कह रहे हैं। नैना मेरी बच्ची, अगर उसे पता चला तो वो मेरी चेहरा तक नहीं देखना चाहेगी। वो सिद्धार्थ की आखिरी निशानी है मेरे पास। मैं उसे सच बताकर खुद से दूर नहीं कर सकती हूँ। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। मीरा जी के होठों पर एक कड़वी और सर्द मुस्कान उभरी। उन्होंने ठंडे अंदाज में उन दोनों की तरफ देखा और बोली, तो फिर आप दोनों वही कीजिए जो मृत्युंजय चाहता है। पर याद रखिएगा, सच को चाहे कितनी भी गहरी कब्र में दफन कर दो, वो एक दिन कयामत बनकर बाहर जरूर निकलता है। और जब वो सच बाहर निकलेगा तो सब कुछ राख कर देगा। अभी भी समय है, हमें अपने बच्चों को सब कुछ सच बता देना चाहिए। रणविजय जी ने गहरी सांस लेकर कहा, ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। हम जरूर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। उन दोनों की बातें सुनकर मीरा जी ने एक गहरी सांस ली और मन में बोली, 20 साल पहले आप दोनों मजबूर थे, इसलिए आपने पिताजी का साथ दिया। लेकिन आज आप दोनों स्वार्थी हो गए हैं। मुझे पता था कि आप लोग कभी सच नहीं बोलेंगे, लेकिन मैं अब और खामोश नहीं रहूँगी। मैं नैना को सब बताऊँगी। उसे सच जानना ही होगा ताकि वह मृत्युंजय की नफरत को समझ सके और उसका हाथ थाम सके। एक बार अगर नैना ने मृत्युंजय का हाथ थाम लिया तो वह अपनी रूह का बदला ले पाएगा। मैं जानती हूँ कि मैं अपने सुहाग और इस परिवार के खिलाफ जा रही हूँ, पर यही मेरा धर्म है। मुझे नैना से मिलना होगा, चाहे जो हो जाए उसे सच बताना ही होगा। वहीं हॉस्पिटल में मृत्युंजय ने सिगरेट एस्ट्रे में कुचली और नैना के और करीब जाकर बैठ गया। नैना को धीरे धीरे होश आ रहा था। उसकी पलकें भारी थी, लेकिन मन में एक ही उम्मीद थी कि जब वो आंखें खोलेगी तो सामने परिवार के फिक्रमंद चेहरे होंगे। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका सामना सबसे पहले उसी इंसान से होगा जिसे वो देखना नहीं चाहती थी।
जैसे ही नैना की नज़रें सामने बैठे मृत्युंजय की डरावनी और स्थिर आंखों से मिली, उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। डर के मारे उसका गला सूखने लगा। मृत्युंजय वहीं बैठा धुएं के बीच से उसे बड़ी गहराई से निहार रहा था, जैसे उसकी रूह के पार देख रहा हो। मृत्युंजय ठंडी आवाज में पूछा, कैसा लग रहा है तुम्हें अब? कैसे हुआ यह अचानक रिएक्शन? नैना ने लड़खड़ाते हुए उठकर बैठने की कोशिश की। मृत्युंजय उसे सहारा देने के लिए आगे बढ़ा, पर नैना ने तुरंत हाथ दिखाकर उसे रोक दिया। मैं ठीक हूँ, मैं खुद को संभाल सकती हूँ। मृत्युंजय ने कोई जबरदस्ती नहीं की। वह वापस सोफे पर जा बैठा और एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ा लिया। नैना पूछी, बाकी लोग कहाँ हैं? मृत्युंजय ने कहा, सब घर चले गए। मैं हूँ न यहाँ, क्या किसी और की ज़रूरत है? नैना का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह मन ही मन सोचने लगी, हे भगवान, यह तो 2-3 दिनों से घर ही नहीं आ रहा था। मुझे लगा था कि यही सबसे सही मौका है, पर यह अचानक यहाँ कैसे टपक पड़ा? अब मैं अदिति और नैना को फ़ोन भी नहीं कर सकती। मैंने तो कहा था कि कुणाल के साथ हॉस्पिटल पहुँच जाए। अब तक तो वो आ भी गए होंगे, पर अगर यह यहाँ बैठा रहा तो मैं कुणाल से कैसे मिलूँगी? नैना की आंखों में छटपटाहट साफ दिख रही थी। वह अपनी चादर को उंगलियों से भींच रही थी। मृत्युंजय ने सिगार का एक आखिरी कस लिया और उसे बुझाते हुए सोफे से उठा और नैना के चेहरे के और करीब आया। उसके चेहरे पर वही रहस्यमयी मुस्कान थी। वह बोला, इतनी खामोश क्यों हो स्वीटहार्ट? क्या सोच रही हो? कहीं यह तो नहीं सोच रही हो कि तुम्हारा प्लान इस बार भी उल्टे पैर लौट आया है? नैना ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसकी धड़कनें जैसे रुक सी गई थी। उसने अपनी आवाज़ में मासूमियत और घबराहट घोलते हुए कहा, क्या क्या कह रहे हो तुम? मैं कुछ समझी नहीं। मृत्युंजय ने एक फीकी और रहस्यमयी मुस्कान के साथ उसे देखा और बोला, छोड़ो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। तुम आराम करो। कुछ चाहिए? भूख लगी होगी, कुछ मंगवा दूँ? नैना बोली, नहीं, मैं ठीक हूँ, बस मुझे सोना है। मृत्युंजय ने एक गहरी और लंबी सांस ली, जैसे वो भी बहुत थका हुआ है। उसने सोफे पर अपना सिर पीछे टिकाया और अपनी आंखें मूंद ली। नैना भी चुपचाप बिस्तर पर लेट गई और सोने का नाटक करने लगी। रात गहरी होती जा रही थी। हॉस्पिटल के कमरे में सन्नाटा पसरा हुआ था। कुछ घंटों बाद नैना ने बहुत सावधानी से अपनी एक आंख खोलकर देखा। सोफे पर बैठा मृत्युंजय गहरी नींद में लग रहा था। उसकी सांसें स्थिर थी। नैना मन ही मन बोली, यह लगता है सो गया है, यही मौका है। वह बहुत धीरे से बेड से उतरी। उसने अपनी चप्पलें हाथ में ली ताकि आवाज़ ना हो और दबे पांव बाथरूम के अंदर घुस गई। अंदर जाकर उसने दरवाज़ा बंद किया और अपने कपड़ों में छिपाया हुआ मोबाइल निकाला और तुरंत अदिति को कॉल लगाया। नैना फुसफुसाते हुए, अदिति, तुम लोग कहाँ हो? क्या तुम लोग हॉस्पिटल में ही हो? अदिति दूसरी तरफ से दबी आवाज़ में बोली, हाँ नैना, हम लोग यहीं हैं, एक प्राइवेट रूम में हैं, जिसे हमने पहले ही बुक कर लिया था ताकि किसी को शक ना हो। कुणाल भी यहीं है और वो बहुत बेचैन है। तू बस जल्दी से यहाँ आ जा, कमरा नंबर 402 में। नैना ने कहा, ठीक है, मैं आ रही हूँ। मृत्युंजय सो रहा है, मैं बस निकल रही हूँ। नैना ने फ़ोन काटा और एक पल के लिए आईने में अपना चेहरा देखा। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे पता था कि अगर मृत्युंजय जाग गया तो आज उसकी खैर नहीं। वो धीरे से वॉशरूम का दरवाज़ा खोलकर बाहर की तरफ देखने लगी। उसने एक आखिरी बार सोफे पर सोए हुए मृत्युंजय की ओर देखा और मन ही मन बुदबुदाई, हे महाकाल, जब तक मैं वापस ना आऊँ इसे जगाना मत, बस आज मेरी मदद कर दीजिए। वह दबे पाँव कमरे से बाहर निकली। हॉस्पिटल का गलियारा सुनसान था, लेकिन नैना का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे डर लग रहा था कहीं उसकी आवाज़ गूंज ना जाए। वह बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी कि कहीं कोई और या मृत्युंजय का साया पीछे तो नहीं। आखिरकार वह कमरा नंबर 402 के सामने पहुंची और धीरे से दरवाज़ा खोल दिया। अंदर कदम रखते ही जैसे वक्त ठहर गया। अदिति और नैना उसे देखते ही लपक पड़ी। नैना बोली, तू ठीक तो है ना? ज़्यादा रिएक्शन तो नहीं हुआ? शरीर पर बहुत निशान तो नहीं आए? नैना ने गंभीर सांस लेकर कहा, नहीं, मैं ठीक हूँ। मैंने जानबूझकर बहुत कम खाई थी ताकि खुद को संभाल सकूं। तभी नैना की नज़र कमरे के कोने में खड़े कुणाल पर पड़ी। कुणाल उसे पत्थर की मूरत बना देख रहा था। नैना की मांग में गहरा सिंदूर, गले में मंगलसूत्र,
इस रूप में उसे देखना कुणाल के कलेजे को चिर रहा था। उसकी आंखों में बेबसी के आंसू भर आए। अदिति ने स्थिति को भांपा और बोली, तुम दोनों बात करो, हम बाहर पहरा दे रहे हैं कि कोई आ ना जाए। वह दोनों कमरे से बाहर निकल गई। अब कमरे में सिर्फ कुणाल और नैना थे। एक लंबी और भारी खामोशी पसरी हुई थी। कुणाल खुद को और काबू नहीं कर सका। उसने 2 कदम बढ़ाए और सीधे नैना के गले से लग गया। उसने अपना सिर नैना के कंधे पर टिका दिया और फुट फुट कर रोने लगा। नैना हकी बकी रह गई। हालांकि पहले भी वो एक दूसरे के गले लग चुके थे, पर आज नैना को एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। नैना के हाथ कुणाल की पीठ तक नहीं पहुँचे, बल्कि उसने अपने ही कपड़ों को मुट्ठियों में कसकर जकड़ लिया। न वो कुणाल को खुद से दूर कर पा रही थी, न ही उसे गले लगा पा रही थी। कुणाल सिसकते हुए बोला, नैना, मैं मर रहा था तुम्हारे बिना। मुझे पता था कि तुम आओगी। नैना की आंखें भी बंद हो गई। उसे कुणाल का दर्द महसूस हो रहा था। उसकी आवाज़ में छटपटाहट और उम्मीद का एक अजीब सा संगम था। उसने नैना के हाथों को अपने हाथों में ऐसे थामा जैसे कभी बिछड़ न सके। वह भारी आवाज़ में बोला, कैसी हो तुम नैना? देखो क्या हालत हो गई है तुम्हारे बिना। एक एक पल काटना मुश्किल हो गया है, पर अब सब ठीक हो जाएगा। मैंने सारा इंतज़ाम कर लिया है। हम इस शहर से, यहाँ तक कि इस देश से भी बहुत दूर चले जाएंगे, जहाँ न वह जाली मृत्युंजय रनावत पहुँच पाएगा और न ही तुम्हारे दादाजी। नैना कुणाल की मानसिक हालत और उसकी बेबसी को देख पा रही थी। उसका दिल कचोट रहा था। उसने धीरे से कुणाल का हाथ पकड़कर उसे सोफे पर बिठाया और बोली, कुणाल, पहले खुद को शांत करो, फिर बात करते हैं। कुणाल गहरी और कांपती हुई सांस लेकर बोला, बात करने के लिए अब कुछ नहीं बचा है नैना। मुझे सब मालूम चल गया है। तुम मेरे लिए अपना घर छोड़कर भागी थी, लेकिन उस दिन पता नहीं कैसे वह मृत्युंजय रनावत बीच में टपक पड़ा। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या कहती है, और मुझे मालूम है कि उसने तुम्हारे साथ जरूर कोई बड़ी ज़बरदस्ती की है, वरना मेरी नैना मुझे धोखा कभी नहीं दे सकती। इसलिए नैना, कुछ भी सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है। जो हुआ उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ। बस मेरे साथ चलो, सब कुछ रेडी है। हम अभी इसी वक्त निकल सकते हैं। नैना उसकी बात सुनकर खामोश थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि वह इस वक्त उससे क्या कहे। वहीं हॉस्पिटल के उस खामोश कमरे में मृत्युंजय की आंखें धीरे धीरे खुली। उसने अपनी धुंधली नज़रों से सामने वाले बेड की ओर देखा, जहां नैना को होना चाहिए था। बिस्तर खाली था, चादरें बिखरी हुई थी। यह देखकर उसके चेहरे पर ना गुस्सा आया, ना हैरानी, बस एक कड़वी और दर्द भरी मुस्कान उसकी आंखों में तैर गई। उसे पता था कि यही होने वाला है। वह उठा, अपनी जेब से सिगरेट निकाली और उसे जलाकर केबिन की खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। बाहर अंधेरी रात थी, वैसे ही जैसे उसके सीने के अंदर बसी थी। सिगरेट का एक गहरा कस लेते हुए उसने धुआं खिड़की के बाहर छोड़ दिया। उसका एक हाथ पैंट की पॉकेट में था और दूसरा सिगरेट थामे हुए काँप रहा था। वह भीगी हुई आवाज़ में खुद से फुसफुसाया, मौका है तुम्हारे पास नैना रघुवंशी। आज खुद को मुझसे आज़ाद कर लो। भाग जाओ, बहुत दूर चली जाओ, इस शहर से, इस देश से। उसकी आंखों के कोने में नमी उतर आई थी, जिसे उसने अपनी सख्त हथेलियों से झटक दिया। उसकी रूह जैसे चिल्लाकर कह रही थी कि वह रुक जाए, पर उसकी नफरत और उसका बदला उसे रोक रहे थे। मृत्युंजय ने कहा, भाग जाओ नैना रघुवंशी, क्योंकि अगर तुम वापस इस कमरे में कदम रखी तो मैं फिर से वही शैतान बन जाऊंगा। मेरी नफरत, मेरा बदला और मेरी सनक की कोई हद नहीं है। अगर तुम लौटी तो मैं तुम्हें कभी आज़ाद नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें खुद के साथ जलाकर राख कर दूंगा। उसे पता था कि नैना कुणाल से मिलने गई है। उसे यह भी पता था कि वह भाग सकती है। वह चाहता तो एक आवाज़ देकर पूरे हॉस्पिटल को सील करवा सकता था, पर आज उसने अपनी नफरत को एक तरफ रखकर नैना को उसकी आज़ादी का आखिरी मौका दिया था। वहीं कमरा नंबर 402 में सन्नाटा और गहरा हो गया था। कुणाल ने झटके से नैना की कलाई थामी और उसे उठने का इशारा किया और बोला, नैना, वक्त नहीं है हमारे पास, चलो यहाँ से। लेकिन नैना अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई। कुणाल की आंखों में हैरानी और सवाल तैरने लगे। वह पूछा, क्या हुआ नैना? तुम मेरे साथ चल रही हो ना?
नैना ने एक बोझिल और गहरी सांस ली और बोली, नहीं कुणाल, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रही हूँ। यह सुनते ही कुणाल के हाथों की पकड़ ढीली पड़ गई। उसे ऐसा लगा जैसे उसके कानों ने कुछ गलत सुन लिया हो। वह सुन होकर नैना को देखने लगा और बोला, क्या कह रही हो तुम? तुम्हें पता भी है मैंने सब दांव पर लगा दिया है तुम्हारे लिए। नैना की आंखों में नमी उतर आई और बोली, मैं जानती हूँ कुणाल, मैं तुमसे यहाँ इसलिए मिलने आई ताकि तुम्हें सच बता सकूं और तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सको। मेरे लिए मत रुको। तुमने मुझसे सच्ची मोहब्बत की है और तुम्हारी उसी मोहब्बत का मान रखने के लिए मैं अपना रिश्ता जोखिम में डालकर यहाँ आई हूँ। समझने की कोशिश करो कुणाल, हम अपनी जगह सही हो सकते हैं पर हमारा तरीका गलत है। कुणाल की आंखों में आंसू भर आए और बोला, तरीका? कौन सा तरीका नैना? नैना ने कहा, मैं अब शादीशुदा हूँ कुणाल। भले वो शादी नफरत की बुनियाद पर खड़ी हो, ज़बरदस्ती हुई हो या किसी रंजिश का हिस्सा हो, पर सच यही है कि मैंने अग्नि के सामने मृत्युंजय रनावत के साथ 7 फेरे लिए हैं। जब तक मैं इस पवित्र रिश्ते और इस सिंदूर की मर्यादा से बंधी हूँ, मैं तुम्हारे साथ कदम आगे नहीं बढ़ा सकती। ये मेरे संस्कार नहीं है। कुणाल का चेहरा दर्द और करावाहट से भर गया। उसने कांपती आवाज़ में पूछा, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें उस जल्लाद मृत्युंजय रनावत से मोहब्बत हो गई है? क्या उसकी नफरत ने तुम्हें बदल दिया? नैना की आंखों में नफरत की ज्वाला भड़क उठी और बोली, नहीं कुणाल, मुझे उस इंसान से मोहब्बत कभी नहीं हो सकती। मुझे बेइंतहा नफरत है मृत्युंजय रनावत से। वह मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा सपना है। लेकिन नफरत अपनी जगह और मर्यादा अपनी जगह। एक बार भागकर गलती कर चुकी हूँ, अब दोबारा अपनों का सिर नीचा नहीं होने दे सकती। मैं इतनी स्वार्थी नहीं हो सकती कुणाल, इसलिए तुम जाओ, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। तुम्हें मुझसे कहीं बेहतर लड़की मिलेगी। नैना ने इतना कहकर अपनी नज़रें फेर ली। उसे डर था कि अगर उसने कुणाल की आंखों में देखा तो वह कमज़ोर पड़ जाएगी। कुणाल के सीने में एक दर्द भरी टीस उठी। वह लड़खड़ाती आवाज़ में बोला, क्या इतना आसान होता है नैना? मोहब्बत से नज़रें फेर लेना और आगे बढ़ जाना। मैं तुम्हारी तरह इतना मजबूत नहीं हूँ। तुम्हारा कुणाल तुम्हारे बिना आगे नहीं बढ़ सकता। उसने नैना के कंधे पकड़कर उसे अपनी ओर घुमाया और उन्हें गले से पूछा, नैना, मुझे बस एक सवाल का जवाब दे दो। क्या कभी भविष्य में ऐसा दिन आएगा जब मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा और तुम लौट कर आओगी? क्या तुम फिर से मेरे गले लगोगी ना? नैना एकटक उसे देखने लगी। कमरा खामोश हो गया। नैना खुद नहीं जानती थी कि कल क्या होने वाला है। वह ऐसा कोई झूठा वादा नहीं करना चाहती थी जिसे वह शायद कभी पूरा ना कर सके। वह भराई हुई आवाज़ में बोली, मुझे ऐसे सवालों की मुश्किल में मत डालो कुणाल, जिन सवालों का जवाब आज मेरे पास खुद नहीं है। मुझे अब चलना चाहिए। जैसे ही वो दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाई, कुणाल ने एक बार फिर उसकी कलाई थाम ली। उसके कदम ठिठक गए। क्या होगा कहानी में आगे? अब क्या करेगा मृत्युंजय नैना के साथ? यह हम सब जानेंगे अगले भाग में। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।